नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी कहानी ऐशगढ़ का तिलिस्म की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो बाहर से जितनी आकर्षक लगती है, अंदर से उतनी ही कह सकते हैं भयानक है। बिल्कुल। कहानी है एक पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान की, जिसे एक ऐसी नौकरी का ऑफर मिलता है जो मतलब सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। और आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि क्या ये सिर्फ एक तिलिस्म या किसी जादू टोने की कहानी है, या फिर प्रेमचंद इसके जरिए इंसान की महत्वाकांक्षाओं पर, उसके लालच पर कोई बहुत गहरी टिप्पणी कर रहे थे। जो आज भी उतनी ही सच लगती है ना। बिल्कुल। तो चलिए इस तिलिस्म की परतें खोलना शुरू करते हैं। कहानी का जो हीरो है वो एक बीए पास नौजवान है। हाँ। और नौकरी की तलाश में रोज अखबार के वांटेड कॉलम को घूरता रहता है। उसे अपनी डिग्री पर गुस्सा आता है। वो सोचता है कि ड्राइवर या बावर्ची होता तो शायद कहीं काम मिल भी जाता। और यही प्रेमचंद उस दौर के पढ़े लिखे नौजवानों की उस हताशा को पकड़ते हैं। एक ऐसी निराशा जहां आपकी काबिलियत ही आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। सही बात है। और इसी अंधेरे में उसे एक चमकती हुई चीज दिखती है। हाँ। एक दिन उसे एक विज्ञापन दिखता है। हाँ। किसी रईस को एक प्राइवेट सेक्रेटरी चाहिए। हाँ। शर्तें भी अजीब हैं। विद्वान हो, रसिक हो, सहृदय हो और सुंदर भी हो। और सैलरी है 1000 रुपए महीना। 1000 रुपए। उस जमाने में तो ये मतलब इस पे यकीन करना ही मुश्किल था। बिल्कुल। ये विज्ञापन सिर्फ नौकरी का ऑफर नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चारा है। हाँ। ये उसकी हताशा पर मरहम भी लगा रहा है और उसके स्वाभिमान को सहला भी रहा है। हाँ, विद्वान, रसिक, रूपवान। हाँ, ये शब्द किसी भी बेरोजगार नौजवान के लिए किसी सपने से कम नहीं होंगे। हाँ। वो जानता है कि ये मजाक हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद का एक धागा पकड़ लेता है। वो सोचता भी है कि जरूर किसी ने दिल लगी की है, लेकिन फिर 8वें दिन उसे एक तार मिलता है। स्वीकार है, शीघ्र आओ, ऐशगढ़। और वो चला जाता है। हाँ, वो एक पल को झिझकता है, पर फिर सोचता है चलो दिल लगी ही सही, जिंदगी में ये घटना भी याद रहेगी। इस तिलिस्म को खोल ही डालूं, और वो निकल पड़ता है। ये भी तो देखिए उसकी बेबसी, उसकी समझदारी पर कितनी भारी पड़ गई थी। सही कहा। और प्रेमचंद ने एक और चेतावनी दी थी, जिसे उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अच्छा। हाँ, जब वो रेलवे के टाइम टेबल में ऐशगढ़ के बारे में पढ़ता है तो उसमें साफ साफ लिखा है, जगह बहुत सुंदर है पर आबो हवा सेहत के लिए अच्छी नहीं है और जहरीले जानवर बहुत है। ओहो। ये एक तरह से आने वाले खतरे का संकेत है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोरशैडोइंग कहते हैं। लेकिन वो अपनी धुन में इस चेतावनी को पढ़कर भी अनसुना कर देता है। और फिर वो ऐशगढ़ पहुंचता है। स्टेशन पर उसका स्वागत ऐसा होता है जैसे कोई राजकुमार आया हो। बिल्कुल। वर्दी पहने लोग, एक शानदार मोटर गाड़ी, और उसे एक आलीशान महल में ले जाया जाता है। महल एक झील के किनारे बना है और नज़ारा इतना खूबसूरत है कि लगता है जैसे किसी कविता में आ गए हों। और जगह का नाम ही देखिए, ऐशगढ़। हाँ, ऐशगढ़ यानी ऐशो आराम का किला। प्रेमचंद ने जानबूझकर एक ऐसी दुनिया बनाई है जो हकीकत से कोसों दूर लगती है। ये एक माया जाल है, एक ऐसा सुंदर पिंजरा जो अपनी चकाचौंध से शिकार को अंधा कर देता है। हर चीज इतनी परफेक्ट है कि सच लग ही नहीं सकती। और अब कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है। नायक की मुलाकात होती है सरकार से। और सरकार कोई अमीर आदमी नहीं, वो एक बेहद खूबसूरत औरत है। और प्रेमचंद उसकी सुंदरता की तुलना किसी फूल से नहीं करते, बल्कि एक ज्वाला यानी आग की लपट से करते हैं। ये तुलना मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। ये तुलना बहुत सोच समझकर की गई है। फूल में कोमलता होती है, उसे आप तोड़ सकते हैं, लेकिन ज्वाला को छूने वाला तो खुद जलकर राख हो जाता है। वो औरत सुंदरता का एक मोहक लेकिन उतना ही विनाशकारी रूप है। और वो आते ही नायक के अहंकार को और हवा देती है। कहती है कि इस नौकरी के लिए 1 लाख से ज्यादा अर्जियां आई थीं, पर उसने सिर्फ उसकी तस्वीर देखकर उसे चुना। और फिर उसे उसका काम समझाया जाता है, जो सुनकर तो मतलब होश ही उड़ गए थे। हाँ, ये तो कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। उसे उस औरत के भक्तों के खतों का जवाब देना है। और जवाब कैसे देना है, जरा इसकी कुछ उदाहरण देखिए। एक आदमी को सलाह दी जाती है कि वो अपने भतीजे की जायदाद धोखा देकर हड़प ले। और ये तो बस शुरुआत है। एक पढ़े लिखे बेरोजगार को जाली दस्तावेज बनाने की सलाह दी जाती है। एक मजबूर पिता को अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े अमीर आदमी से करने को कहा जाता है ताकि दहेज ना देना पड़े। मतलब ये सलाह नहीं है, ये तो पाप करने का मैनुअल है। बिल्कुल। और जब हमारा हीरो कहता है कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, तो वो औरत खिलखिलाकर हंस पड़ती है। यहीं पर एक सवाल उठता है, समाज के इतने बड़े बड़े लोग, लेखक, धर्माचार्य, एक ऐसी औरत से सलाह क्यों ले रहे थे
जो खुलेआम अधर्म की बात कर रही है। ये कहानी से ज्यादा समाज का एक्सरे है। वो औरत कहती है, न्याय न्याय तो बस उन लोगों के मन का वहम है। दुनिया में तो बस धन, छल, कपट और धूर्तता का राज है। यहाँ हर वो तरीका जिससे हमारा काम निकले सही है। The ends justifies the means। बिल्कुल। असल में वो औरत सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो उस विचारधारा की प्रतीक है जहां मकसद हासिल करने के लिए कोई भी साधन गलत नहीं है। और उसके भक्त वो लोग हैं जो बाहर से नैतिकता का चोला ओढ़े हैं, पर अंदर से अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। नायक वहां 1 महीना गुजार देता है। वो उस औरत की तरफ खिंच भी रहा है, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी, एक घुटन भी है। वो एक नैतिक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ पैसा, ऐशो आराम और एक खूबसूरत औरत का आकर्षण, और दूसरी तरफ उसकी अपनी आत्मा की आवाज, उसका ज़मीर। हाँ। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक शाम वो औरत नायक के सामने अपने प्यार का इजहार करती है। वो कहती है, मेरा सब कुछ आपका है, मैं पूरी दुनिया को आपके पैरों पर झुका सकती हूँ। और ये कहकर वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है। और प्रेमचंद लिखते हैं कि उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। हाँ, यहाँ नायक के पास एक फैसला करने का मौका है। या तो वो उस ज्वाला में कूद जाए और दुनिया की हर चीज हासिल कर ले, या फिर अपनी आत्मा को बचाए। लेकिन नायक किसी अनजाने डर की वजह से एक कदम पीछे हट जाता है। वो कहता है, आप दीपक हैं, मैं पतंग हूं। क्या बात है! मतलब वो जानता है कि आगे बढ़ा तो जलकर राख हो जाएगा। और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। नायक के अंदर का वो नैतिक बल, जिसे वो औरत पढ़ाई लिखाई के कुसंस्कार कहती है, आखिरकार उसे उस आग में भस्म होने से बचा लेता है। और जैसे ही वो पीछे हटता है, एक और रहस्यमयी किरदार सामने आता है। हाँ, झील के पार झोपड़ी में रहने वाला वो तेजस्वी बूढ़ा आदमी। वो बूढ़ा आदमी नायक को चेतावनी देता है और कहता है, चलो तुम्हें इस महल का अजायब घर दिखाता हूं। वो दीवार में एक बटन दबाता है, एक गुप्त दरवाजा खुलता है और वो नायक को महल के नीचे बने एक तहखाने में ले जाता है। और वहां का जो सीन है, उसे पढ़कर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो नर्क का एक जीता जागता मंजर है। बिल्कुल। सैकड़ों इंसान जानवरों में बदल चुके हैं। शरीर इंसानों का है, लेकिन चेहरे किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गीदड़, किसी का सांप। और वो सब एक दूसरे को नोच रहे हैं, एक दूसरे का खून पी रहे हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि ये सब कभी नायक की ही तरह उस औरत के प्रेमी थे, और यही उनका अंतिम अंजाम है। ये क्या था? ये सिर्फ एक डरावनी कल्पना है, या प्रेमचंद यहाँ कुछ और गहरा कह रहे हैं? ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। ये एक नैतिक पतन की सबसे भयानक तस्वीर है। प्रेमचंद कह रहे हैं कि जब इंसान अपनी इंसानियत को छोड़कर सिर्फ लालच और वासना के रास्ते पर चलता है, तो वो ऊपरी तौर पर इंसान दिखते हुए भी अंदर से जानवर बन जाता है। मतलब वो तहखाना असल में उन लोगों की आत्माओं का नर्क है। हाँ, जिन्होंने अपनी इंसानियत का सौदा कर लिया था। ये भयानक दृश्य देखकर नायक आधी रात को वहां से भाग निकलता है। भागते हुए भी उसका मन एक बार को डगमगाता है। उसे वो ऐशो आराम छोड़ने का दुख होता है। लेकिन आखिर में उसकी आत्मा की आवाज जीत जाती है। और फिर आता है कहानी का अंतिम और सबसे बड़ा ट्विस्ट। हाँ, जो सब कुछ घुमा कर रख देता है। भागते भागते अचानक वो खुद को अपनी पुरानी चारपाई पर पड़ा हुआ पाता है। और उसके दोस्त आकर कहते हैं कि वो तो 1 मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं गया। 1 महीना गायब रहने की तो बात ही दूर है। सब उसका प्राइवेट सेक्रेटरी के अगर मजाक उड़ाते हैं। तो क्या ये सब एक सपना था, या कोई तिलिस्म था जो टूट गया? और प्रेमचंद इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते। ये सवाल पाठक के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आखिर में नायक के लिए भी ये सवाल कोई मायने नहीं रखता। आपको कैसे बदला? तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ऐशगढ़ का तिलिस्म सिर्फ कोई फैंटेसी या हॉरर कहानी नहीं है। ये कहानी है महत्वाकांक्षा, लालच और ज़मीर के बीच की उस लड़ाई की, जो शायद हर इंसान के अंदर कभी ना कभी चलती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये तिलिस्म आज के गेट रिच क्विक स्कीम्स या इन्फ्लुएंसर कल्चर से बहुत अलग नहीं है। एक आकर्षक, मायावी दुनिया जो रातों रात सफलता का वादा करती है, लेकिन उसकी असली कीमत आपकी नैतिकता होती है। प्रेमचंद 100 साल पहले इस मनोवैज्ञानिक जाल को समझ रहे थे। हाँ, वो तिलिस्म या वो औरत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर ही है। वो बिना मेहनत के सब कुछ पा लेने की इच्छा का प्रतीक है। और वो तहखाना, वो एक चेतावनी है कि अगर हम उस रास्ते पर चले तो बाहरी दुनिया में भले ही सफल दिखें, लेकिन अपनी आत्मा की नजर में हम भी उन्हीं जानवरों में से एक बन जाएंगे।
कहानी का अंत हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई अनुभव, चाहे वो हकीकत हो या सपना, आपको एक बेहतर इंसान बना दे, तो क्या उसकी सच्चाई पर सवाल उठाना जरूरी है? क्या एक जिंदगी बदल देने वाला सपना एक साधारण हकीकत